सो अर्लियर जैसे हम लोग को पढ़ने वगैरह में आता है कि पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो वाटरफॉल मॉडल था, राइट, जहाँ पे फर्स्ट वी यूज टू चेक द रिक्वायरमेंट्स, राइट, कि क्या हमको क्रिएट करना है एप्लीकेशन वाइज या कोई भी सेटअप वाइज। देन वी यूज टू डिज़ाइन दैट एप्लीकेशन, देन उसका इम्प्लीमेंटेशन होता था, देन उसका टेस्टिंग, and then we used to deploy on that production level or deployment. So this was the process that we are following, that it is in the software development life cycle, waterfall model. Then waterfall model थोड़ा स्पाइरल काइंड ऑफ आ गया। स्पाइरल इन द सेंस, फर्स्ट पहले हम लोग रिक्वायरमेंट देते थे, फिर डिज़ाइन करते थे, देन स्टार्ट करके अब भी वो इटरेशंस में घूमने लगा, बहुत सारे इटरेशन के अंदर अंदर कि दो चार चेक किया, फिर से लगा कि अरे नहीं इसमें थोड़ा चेंज करने का है, फिर से उसका चेंज करके आइट्रेशन चेंज किया। तो ऐसे एन नंबर ऑफ आइट्रेशंस हो के दैट वाज द प्रोडक्ट लास्ट में डिप्लॉय होता था। दैट इज स्पाइरल मॉडल। वाटरफॉल के बाद स्पाइरल आ गया। ओके, देन स्पाइरल के बाद आ जाता है एजाइल मॉडल जो हम लोग ने देखा। सो एजाइल और डेवॉप्स, तो डेवॉप्स के पहले पहले एजाइल कल्चर था। सो एजाइल बेसिकली मोस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए फिलहाल वही यूज होता है कि प्लान करना, कोड करना, बिल्ड करना, टेस्ट करके रिलीज, फिर से डिप्लॉय करके, फिर रिव्यू करके, फिर से प्लान करना अगर कुछ चेंज हुआ तो ये, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, राइट, दिस इज नॉट अ वन टाइम वाटरफॉल काइंड ऑफ प्रोसेस। सो ये एजाइल इसके अंदर आ गया था, ठीक है। सो एजाइल में बेसिकली एजाइल अभी भी फॉलो होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द जगह पे कि यही चीज़ फॉलो करते, प्लान करके, कोड करके, बिल्ड। सो बेसिकली प्लान, देन कोड, बिल्ड योर प्रोडक्ट, ठीक है, बिल्ड होके टेस्ट हो गया, टेस्ट इफ इट इज सक्सेसफुल, देन रिलीज किया, रिलीज के बाद यू डिप्लॉय दैट ऑन द प्रोडक्शन लेवल, then review, and then again follow this process, right, this is the agile development. So और हर the main motto ये basically हो तो गया waterfall जैसा ही, but the main motto is on every step we document those any code और build जो भी हम लोग ने किया, so comprehensive documentation चलते रहता है। At the same time you are collaborating with the client also to understand their requirement, कैसे प्रोडक्ट चल रहा है, तो कंटिन्यूसली वो कम्युनिकेशन हो के यू आर क्रिएटिंग दैट प्रोडक्ट। ओके, सो दैट इज एजाइल। एंड एजाइल के बाद द नेक्स्ट थिंग इज, so now that we currently follow, it is the DevOps this approach, right, कि business development and operations, three things are going hand to hand, ठीक है। so you are getting the teams together, communication हो रहा है, you are getting feedback, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो it is easier to fix because three teams are working together, and automation testing कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग, तो बेसिकली जो भी ऑटोमेशन है, जेनकिंस हो गया, शेफ पपेट जो भी यूज़ करके हम लोग करते हैं। सो ऑटोमेट टेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मॉनिटरिंग। सो बाकी सब में मॉनिटरिंग लास्ट जो पहले के मॉडल से उसमें थोड़ा कम होता था, यहाँ पे मॉनिटरिंग सबसे ज़्यादा है। डिप्लॉयमेंट एंड मॉनिटरिंग पे बहुत फोकस है, प्लस ऑटोमेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस है इन डेवॉप्स। सो डेवॉप्स के अंदर देयर इज CI/CD मेन, दैट वी ऑलरेडी फॉलो, या जो मॉडर्न एप्लीकेशन है उसके अंदर वही फॉलो होता है। सो CI/CD का जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, नॉट फ्रॉम GCP लेवल, ट्रेडिशनल अप्रोच हम लोग क्या करते हैं, दैट इज कोड कमिट, या आपने गिट में स्टोर किया या जहाँ पर भी आप स्टोर कर रहे हो, राइट। So then you commit the code, you do the integration testing, ठीक है, या फिर यूनिट टेस्ट, यूनिट टेस्ट हो रहा है, आफ्टर यूनिट टेस्ट यू डू द इंटीग्रेशन टेस्टिंग,
right? Then you create the package, then you deploy that package, then after the package is deployed, then you run the automated tests. Okay. If that testing is approved, then you deploy it next. And again, this is followed for, so in a loop basically. So continuous integration, continuous deployment, and continuous delivery. So you are continuously running your tests and packaging. You are continuously deploying to test environments, then moving towards UAT and production, and you are continuously delivering this to production, right? So ये CI/CD pipeline DevOps का बेसिकली हम लोग ने देखा होगा कि ऐसे चलता है. एंड फॉर दिस आपका जो बेसिकली टू रन दिस और टू फॉलो दिस सक्सेसफुली, आप इसमें क्या क्या बेसिकली करते हो. जैसे आपका स्टैटिक कोड है, तो यू यूज सम टूल टू स्टैटिक कोड एनालिसिस, फॉर स्टैटिक कोड एनालिसिस, ठीक है, कि सिक्योरिटी चेक्स हो गया, आपका सॉफ्टवेयर कहीं पे फट नहीं रहा है, कोड वगैरह वो सब बराबर है या नहीं, तो ये सब सारी चीज़ें आप एनालाइज करते हो. सेकेंड थिंग, रन टाइम चेक्स है कि वल्नरेबिलिटी स्कैनर है कि रन टाइम कुछ इशू नहीं आ रहा है. ऑटोमेटेड टूल्स जो है, तो आपका वेब एप्लीकेशंस स्कैन करते हैं फॉर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ या ऐसे सारी चीज़ें के लिए रन टाइम चेक्स होते हैं, राइट. एंड देन देर इज टेस्ट्स. तो यूनिट टेस्ट हो गया, इंटीग्रेशन टेस्ट, सिस्टम टेस्ट, और लास्ट में आपका सैनिटी या रिग्रेशन टेस्ट है. ये सारी चीज़ें हो के if your application sustains all of these things, then you go for production deployment and all. ये आपका CI/CD pipeline हो गया. And for CI/CD tools that we use for this kind of approach, those are source repositories है. तो आपके पास जैसा GitHub है बट विच इज़ पब्लिक रिपोजिटरी, तो वैसा GitLab वगैरह है, तो प्राइवेट गिट रिपोजिटरी है. तो इन GCP you have, similar to this, you have cloud source repositories. ये अभी GCP के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख रहे हैं कि टू फॉलो CI/CD फॉर रिपोजिटरी यू हैव क्लाउड सोर्स रिपोजिटरीज. So these are fully featured private Git repositories. ठीक है. सो सेम गिटहब जैसा ही है, बट इट इज ओनली फॉर योर प्राइवेट दिस पर्पस, ओनली फॉर योर अकाउंट. ये क्लाउड सोर्स रिपोजिटरी. So you can just create a new repository. You, same as the GitHub, you get the URL and everything or credentials for your repository. You can also import directly from GitHub or Bitbucket. Okay. Repository name, project ID, for which project do you want this, okay. Or you can create a new project. Repository is charged on the basis of the code that you are storing, okay. एंड उस रिपोजिटरी पे बाद में कितना रिक्वेस्ट आने वाला है टू गेट दैट कोड रीड करने के लिए, ओके. सो यू कैन क्लोन योर रिपोजिटरी टू अ लोकल गिट और पुश कोड फ्रॉम अ लोकल गिट रिपोजिटरी. So all the SSH authentication you can get your URL, your credential. You can use Google Cloud SDK or manually generated credentials you can use. Okay, तो यहाँ पे आपको इतना ही आने वाला है. तो जस्ट यू कैन चेक दिस ऑन क्लाउड कंसोल ऑल्सो. ये अलग से क्लाउड सोर्स रिपोजिटरी के कंसोल पे है. एंड यहाँ पे शायद ऑप्शन उन्होंने डेवलपिंग में नहीं दिया.
storage, databases, networking, operations, code, code build, container, source repositories है. सो आपको वही वो यहाँ पे जैसे टेस्ट एक बना दिया, यहाँ पे रिपोजिटरी में लेके आए. यू कैन एडिट द कोड ओवर हियर. तो ये लेकिन एडिट करते हो कोड तो डायरेक्टली क्लाउड शेल ओपन करेगा यहाँ पे. सो यू कैन मैनेज इट थ्रू कंसोल CLI ओनली. तो ओनली फॉर कोड द रिपोजिटरी इज क्लाउड सोर्स. Okay, and for images the repository is GCR, that is container registry. इसको हम लोग नाम दे देते हैं क्लाउड सोर्स रेपो या क्लाउड सोर्स, दैट इज गिट रिपोजिटरी ऑन GCP. इसके सारे कमांड्स गिट के जैसे ही काम करते हैं. पुल पुश जो भी कमांड्स है वो गिट के जैसे ही है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है. gcloud config set account. Now account ID I need. ठीक है, पहले ये देख लेते हैं हम लोग क्लाउड शेल. सो फॉर क्लोनिंग द रिपोर्ट क्लाउड शेल मशीन हो गया, क्लाउड शेल इंस्टेंस को कनेक्ट हो गया, शेल एडिटर भी हो गया, रिमोट रिपोजिटरी क्लोन नहीं हो रहा है. सो देर आर 2 एरर्स वाइल क्लोनिंग, अगर मतलब नहीं हुआ क्लोन. सो फर्स्ट इज आपके रिपोजिटरी में कुछ डेटा नहीं है, एंड सेकेंड यू आर नॉट एबल टू ऑथेंटिकेट कि कैसे जाना है आपके क्लाउड शेल में. सो उसको हम लोग क्लाउड SDK not a git repository for any parent to mount. अच्छा, रेपो माउंट करने के लिए ऐड SSH. सो दिस यू कैन डायरेक्टली माउंट ऑन योर मशीन्स ऑल्सो. जैसे बाद में फिर आपको बार बार उसमें पूरा ऑथेंटिकेशन करना नहीं पड़ेगा, एक बार माउंट कर दिया सो एज अ रिमोट ऐड हो जाता है अपने SSH. सो बट फर्स्ट यू हैव टू रजिस्टर द SSH की विद गूगल क्लाउड. ठीक है, मेरे पास अभी कोई SSH की नहीं है, कोई जनरेट किया ही नहीं है फॉर दिस रिपोजिटरीज. ओके, इसका पासवर्ड अभी क्या है? सो नाउ आई हैव टू प्रोवाइड दिस कीज फॉर SSH. GCP में एक ही ये प्रॉब्लम है कि सारे सर्विसेज के अंदर जब आप कुछ भी क्रिएट करते हो, जैसे इंस्टेंस क्रिएट किया, तो वहाँ पे SSH की क्रिएशन का ऑप्शन नहीं आता. सो दिस वी हैव टू क्रिएट सेपरेटली, और यहाँ पे SSH की, उसका की नेम और उसका की एंटर करके रजिस्टर करना पड़ता है. राइट. तो ओपन SSH यूज करके यू जनरेट द की,
अपने साइड पे ही जनरेट करो और उस की को देन इंपोर्ट कर लो जीसीपी में। बाकी जगह पे कैसा है, एसएसएच की क्रिएट करके हमको डाउनलोड करके देते हैं, और यहाँ पे हमको क्रिएट करके इंपोर्ट करना है एसएसएच की को। यही डिफरेंस है। सो एवरीवेयर यू सेटअप एनीथिंग वेयर एसएसएच की इज नीडेड, तो खुद जनरेट करके उसमें एंटर करना पड़ता है। सो जस्ट टू कीप इन माइंड, जीसीपी सोर्स रेपो यूज करते हो तो यू हैव टू जनरेट द एसएसएच की, आपके सोर्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए, जो भी कोड जहाँ पे रखा हुआ है। देन यू कैन यूज गिट कमांड्स ऑल ओवर दैट, गिट पुश हो गया या गिट पुल हो गया, तो ये सारी चीज़ें यूज कर सकते हो। So similarly for Git repositories, as we have cloud source for this container images, you have GCR, that is container registry. गिट रेपो में डेटा पुश करने के लिए गिट पुश वगैरह कमांड यूज करते हो, वैसा कंटेनर में यूज करने के लिए डॉकर पुश पुल कमांड हो जाता है। ठीक है, तो वहां से ही हमको जीसीआर में डाल सकते हो, कुछ ऐसा कंसोल से वगैरह एंटर नहीं कर सकते। ओके, फॉर कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन यू कैन यूज जेनकिंस ऑन जीसीपी। तो नॉट नेसेसरीली आप इंस्टेंस क्रिएट करो एंड देन जेनकिंस उसके ऊपर इंस्टॉल कर रहे हो। यू कैन जस्ट गो टू मार्केट प्लेस एंड डायरेक्टली क्रिएट अ जेनकिंस सर्वर। जेनकिंस ओपन सोर्स है, अभी जेनकिंस इंस्टॉल करके ऑलरेडी हमको सर्वर मिल जाएगा। ठीक है, जेनकिंस गूगल क्लिक टू डिप्लॉय कंटेनर्स कुबरनेटिस, तो ये ऑलरेडी मिल जाएगा जैसा हमको चाहिए। जेनकिंस ऑन उबंटू चाहिए, जेनकिंस ऑन विंडोज चाहिए, जेनकिंस ऑन रेड है, तो ये जो भी है हमको मार्केट प्लेस से मिल जाएगा डायरेक्टली। सो यू हैव टू ओनली पे फॉर द सर्वर, नॉट फॉर जेनकिंस। तो जेनकिंस जैसा क्लाउड इसका जीसीपी का कोई सर्विस नहीं है ना? नेटिव सर्विस नहीं है, नहीं। एज्योर में है ना? एज्योर में है आई थिंक। हाँ, बट मतलब ये जो एंथोस, ये जो पहला ऑप्शन दिया है ना, जेनकिंस विद एंथोस, तो ये ऐसा उन्होंने एक नेटिव काइंड ऑफ ही बनाया, जैसे वो मेमोरी स्टोर देखा था इसके अंदर वो रेडिस को सपोर्ट करा था, वैसे जेनकिंस सपोर्टेड ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म है। तो डायरेक्टली एक ऑटोमेशन सर्वर मिल जाता है हमको, एंड विच इज मैनेज्ड बाय दिस जीसीपी, बट उसका इंस्टेंस एंड ऑल वो हमको प्रोविजन करना है, कितना स्टोरेज चाहिए वगैरह। सो ऐसा दिस वर्क्स विथ एंथोस, मतलब अगर डिप्लॉयमेंट अक्रॉस कोई कुछ मल्टीपल क्लाउड पे क्लाउड्स, हाँ करना है तो मल्टीपल क्लाउड्स कर सकते कर सकते हैं ना? हैं। सो ये जो है ना जेनकिंस वाला, ऑलरेडी इसके अंदर जो मॉनिटरिंग है वो प्रोमीथियस के थ्रू होता है, एंड स्टैक ड्राइवर मॉनिटरिंग का भी लॉग्स जनरेट करता है। सो जो मॉनिटरिंग टूल्स है, प्रोमीथियस भी यूज़ होता है, और स्टैक ड्राइवर जो गूगल का नेटिव है वो भी यूज़ होता है। So after Jenkins, for say you build the deployable artifacts, ठीक है, एप्लीकेशन को बिल्ड करते हो, जैसे जार फाइल बनाते हो या डॉकर इमेज बनाते हो, ठीक है, फ्रॉम योर सोर्स कोड। तो बिल्ड करने के लिए जो सर्विस है विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऐप इंजन एंड ऑल, जिसका हम लोग एपीआई एनेबल करते थे, दैट वाज क्लाउड बिल्ड। तो क्लाउड बिल्ड सर्विस हमको लगता है फॉर दैट। सो क्लाउड बिल्ड का डैशबोर्ड, लाइक कुछ भी बिल्ड जॉब अगर कुछ चल रहा है, सेटअप बिल्ड ट्रिगर्स है कि कुछ भी मतलब पुश हुआ नए ब्रांच पे, तो यहाँ पे लेकिन रिपोजिटरीज में अगर पुश हुआ
तो उसका बिल्ड कर देना, तो ये सारे इवेंट हम लोग जनरेट कर सकते हैं। बाकी जो पुश करना है वो CLI से होता है, सब कुछ वो क्लाउड बिल्ड वहाँ से होता है। बट इफ़ यू जस्ट वांट टू क्रिएट अ ट्रिगर कि कुछ इवेंट हो रहा है, पुश टू अ ब्रांच, पुश न्यू टेक, कुछ पुल रिक्वेस्ट आया, ठीक है, मैनुअल इन्वोकेशन है, पब सब से कुछ मैसेज आया, ठीक है, तो सोर्स रेपो कौन सा है, कहाँ से लेना कोड, वो डिसाइड करना होगा। रेपो में कौन सा ब्रांच है, ठीक है, एंड क्लाउड बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल YAML बनाना या डॉकर फाइल बना, कौन सा टाइप का फाइल आ रहा है उसके हिसाब से फिर वो बिल्ड कर देगा। तो ये सेटिंग यहाँ पे कर सकते हो। बाकी जो मैन्युअली बिल्ड करना है वो आपको CLI से करना पड़ेगा। इसके जगह पे GCP ये भी सपोर्ट करता है, स्पिनेकर करके एक ये है प्लेटफॉर्म है, मल्टी क्लाउड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है स्पिनेकर, शायद आपने नाम सुना हो, पता नहीं। स्पिनेकर, सो इट इज़ थर्ड पार्टी, नॉट GCP नेटिव, बट मतलब वो GCP इसको अच्छे से सपोर्ट करता है स्पिनेकर को। सो दिस सपोर्ट्स फॉर AWS एंड ऑल। तो मोस्टली सब लोग स्पिनेकर यूज़ करते हैं फॉर कंटिन्यूस डिलीवरी, विच इज़ रिलीज सॉफ्टवेयर चेंजेस हो गया, ठीक है, देन डिप्लॉयमेंट तीनों पे, वो GKE, ऐप इंजन, कंप्यूट इंजन, तीनों पे सपोर्ट करता है। मोर ओवर गूगल क्लाउड है एंड ऑल्सो सपोर्ट्स अदर क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो ओके। हाँ, मतलब ज़्यादा सपोर्ट GCP के लिए है इसका। ये जितने कस्टमर्स भी दिखा रहा है ना नीचे, मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स GCP पे है। अच्छा। नेटफ्लिक्स है ना, गूगल यूज़ करता है, बट ओनली फॉर मैनेजिंग इट्स कंटेंट, ठीक है। उसका जो कंटेंट डिलीवरी है, जो हम लोग वो CDN सर्विस बात कर रहे थे लास्ट सेशन में, कंटेंट AWS। डिलीवरी के लिए उन्होंने खुद का सेटअप किया है ऑन प्रीमाइस। तो उनका खुद का डिलीवरी सर्विस है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क नेटफ्लिक्स का। सो कंटेंट नेटफ्लिक्स डिलीवर वो। करता है, हाँ। बट जो मैनेजमेंट हो गया कंटेंट का, ठीक है, कि कौन से कैटेगरी में उसको फिट करना वगैरह, अपलोड डाउनलोड, वो सब मैनेजमेंट बैकएंड में सर्वर्स एंड ऑल गूगल पे करता है, पहला AWS पे था। सो स्पिनेकर का ऑप्शन खुद मतलब गूगल ही देता है, नॉट ऐसा कुछ थर्ड पार्टी रिकमेंडेड है। ओके। तो दिस इज फॉर डिप्लॉयमेंट, राइट? डिप्लॉयमेंट, एंड और ये गूगल बिल्ड था, वो जो हम देख रहे थे, वो क्लाउड दैट बिल्ड इज। था, दैट इज फॉर बिल्डिंग योर डिप्लॉयमेंट, मतलब जो डिप्लॉयबल आर्टिफैक्ट्स बनाने के लिए, जार या फिर सो क्लाउड बिल्ड वाज जार या डॉकर इमेज। मतलब आपके पास सारे फाइल्स तो आ गए, YAML हो गया, जेसन हो गया, ठीक है, बट उसमें से फिर वो इमेज बना के डिप्लॉय करना है, तो डिप्लॉय करने के पहले उसको बिल्ड करना ज़रूरी है पूरे डिप्लॉय। करेक्ट। तो वो बिल्ड यहाँ पे होता है क्लाउड बिल्ड में। एंड आफ्टर दिस डिप्लॉयमेंट, तो यहाँ पे GCP का नेटिव अगर देखते हो ना, तो एक डिप्लॉयमेंट मैनेजर करके सर्विस है, बट दिस इज नॉट फॉर इंडिविजुअल कोड्स एंड ऑल। डिप्लॉयमेंट मैनेजर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे डिप्लॉय करता है। डिप्लॉयमेंट का स्पेलिंग। डिप्लॉयमेंट्स, सो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट्स में कुछ आपने CLI से अगर इंट्रोड्यूस किया है,
तो वो यहाँ पे दिखता है। एंड अगर मार्केट प्लेस से कुछ सोल्यूशन डिप्लॉय करना है तो डायरेक्टली कर सकते हो ऐसा। तो ये फिलहाल क्योंकि डिप्लॉयमेंट मैनेजर है ना बेसिकली आपका टेराफॉर्म है, टेराफॉर्म बट फ्रॉम जीसीपी नेटिव साइड। ठीक है, टेराफॉर्म ओपन सोर्स हो जाता है, सो इंस्टेड ऑफ टेराफॉर्म। तो यहाँ पे ये जो डेवॉप्स कल्चर है, ये हम लोग ने CI/CD देखा, राइट, फ्रॉम रिपोजिटरी से पुश करके या फिर कंटेनर इमेज से पुश करके, ठीक है, उसको बिल्ड करके डिप्लॉय कर रहे, दैट इज कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड डिलीवरी। तीसरा जो डेवॉप्स है, जो मतलब अभी अप्रोच ज़्यादा यूज हो रहा है, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। DevOps IaaC, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। ठीक है, जहां पे आप आपका जो एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो, सो बेसिकली यू आर ट्रीटिंग योर इंफ्रास्ट्रक्चर इन अ सेम वे एज योर एप्लीकेशन, राइट। एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए आप कोड लिखते हो, उस कोड को पूरा चेक, रन टाइम चेक्स वगैरह करके लास्ट में बिल्ड करते हो। सिमिलरली यू राइट द कोड फॉर योर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो। टेराफॉर्म में हम लोग वही करते हैं ना, इट इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड सर्विस। हम्म। कि आप एक YAML या जेसन में अपना इंफ्रा का भी सारा कैपेसिटीज क्या चाहिए वगैरह वो कॉन्फ़िगरेशन डाल देते हो उसमें। एंड वाइल डिप्लॉइंग वो नॉट इट नॉट ओनली डिप्लॉयज योर एप्लीकेशन, इट ऑल्सो डिप्लॉयज योर इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल, एंड देन डिप्लॉयज द एप्लीकेशन ऑन दैट इंफ्रास्ट्रक्चर। बराबर है, मतलब ये चीज़ें हम लोग को ऑलरेडी मिल के रहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। तो इसके लिए मोस्टली टेराफॉर्म यूज होता है बिकॉज ओपन सोर्स है, कहीं पे भी हम लोग लेके जा सकते हैं। बट GCP का जो नेटिव सर्विस है फॉर डिप्लॉयमेंट दिस काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड डिप्लॉयमेंट, तो वहाँ पे डिप्लॉयमेंट मैनेजर यूज होता है। ठीक है, सो फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग ओपन सोर्स में टेराफॉर्म है। एंड टू कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, उसका वो जो भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो वो ऑटोमेशन और मैनेजमेंट के लिए ओपन सोर्स टूल्स है, जैसा शेफ, पपेट या एनसिबल, तो वो हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं। डिप्लॉय होने के बाद उसको मैनेज करने के लिए देयर इज सो प्लस इसका फ़ायदा क्या होता है टेराफॉर्म या डिप्लॉयमेंट मैनेजर यूज़ करने का, कि बेसिकली यू आर ट्रैकिंग योर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो, नॉट ओनली योर एप्लीकेशन। कि अगर कुछ भी चेंज हुआ, मतलब सर्वर का कैपेसिटी अगर 4 कोर का दिया है उसमें 2 कोर हो गया, देन इट विल नोटिफाई अस। तो इसको ड्रिफ्ट डिटेक्शन बोलते हैं। ठीक है, कि कुछ भी अगर सर्वर्स में ड्रिफ्ट होता है, पूरे कॉन्फ़िगरेशन में कुछ भी ड्रिफ्ट चेंज हुआ, सो वो ड्रिफ्ट डिटेक्शन का फीचर हमको दिया जाता है। कि एक सिंपल एप्लीकेशन या कोड या फिर आपका इंस्टेंस का कुछ कैपेसिटी, कुछ फायरवॉल के अंदर अपडेट हुआ, राइट, HTTP पोर्ट ओपन किया जो नहीं करना चाहिए था, तो ये सारा ट्रैकिंग GCP रखता है। So in the infrastructure as a code approach, there are two key parts. That is, one is infra provisioning, and one is config management. So आप infra पे जो provisioning कर रहे हो आपके सर्वर का, वो provision करने के लिए you can use Terraform और deployment manager। ऐसा जो AWS का अगर आपने यूज़ किया, AWS में एक सर्विस है दैट इज AWS क्लाउड फॉर्मेशन। ये सर्विस इट इज सेम लाइक टेराफॉर्म एंड डिप्लॉयमेंट मैनेजर। उसमें आप जेसन या YAML में फाइल बनाते हो। एंड AWS ने एक चीज़ अच्छा किया कि उन्होंने ना UI काइंड ऑफ ये डिज़ाइन दिया है। मतलब एक बार देख लेते हैं हम लोग चीज़। config management, okay, so and configuration management में you install the right software on your this provision resources। अभी आपने इंफ्रा तो प्रोविजन कर दिया फर्स्ट पार्ट में, बट उस इंफ्रा के ऊपर आपको कुछ तो टूल्स एंड ऑल चाहिए रहेगा, राइट।
So to install that you use the config management tools. दैट इज, इसके लिए ओपन सोर्स टूल्स है, कोई जीसीपी का नेटिव सर्विस है ही नहीं, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए. सो देयर यू कैन यूज द शेफ और पपेट और एनसिबल. वहाँ पे वो सारा रिकमेंडेड है, कोई जीसीपी का नेटिव सर्विस नहीं है. ओनली फॉर इंफॉर्मेशन इंफ्रा प्रोविजनिंग यू हैव डिप्लॉयमेंट मैनेजर. ठीक है, यहाँ पे सो आपको बेसिकली वो विजुअली कैसा दिखता है वो मैं दिखा रहा हूँ. देन वी विल गो विथ YAML. सो सेम सर्विस है टू जीसीपी, बट यहाँ पे ना एक डिज़ाइनर टूल दिया जाता है आपको, तो टेम्पलेट रेडी करने के लिए. सो यू कैन यूज अ पर्टिकुलर टेम्पलेट विच इज़ ऑलरेडी अवेलेबल. इसका लैम्प स्टैक हो गया, ठीक है, कि एक मशीन के ऊपर आपको लैम्प पूरा स्टैक डाल के चाहिए विद द लोकल माई सिक्वल डेटाबेस. ओके, ये सिंपल लैम्प हो गया. दूसरा लैम्प है यू हाईली अवेलेबल लैम्प आपको चाहिए विथ RDS डेटाबेस. तो एक मैनेज डेटाबेस जैसे क्लाउड SQL हो गया, राइट. तो मैनेज डेटाबेस सर्विस डाल के आपको पूरा ये चाहिए. सो वैसा स्टैक बना सकते हो. अब समझ लो सिंपल स्टैक लिया या मल्टी एजेड लिया, तो ये जो स्टैक है ये कहीं पे स्टोर्ड है S3 वगैरह में. तो इसको व्यू इन डिज़ाइन अगर किया ना, व्यू इन डिज़ाइनर, तो वो बैकएंड में वो कैसा डिप्लॉयमेंट बना हुआ है वो हमको यहाँ पे दिखाता है AWS, राइट. कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर चाहिए रहेगा, सेम पूरा है. माई सिक्वल डेटाबेस है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, एक फायरवॉल है, वेब सिक्योरिटी, ठीक है, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन है और ऑटो स्केलिंग वगैरह जो हो रहा है. तो ये एक उसका डिप्लॉयमेंट फाइल है, और इसका जो कोड होता है वो यहाँ पे नीचे आते रहता है, जेसन या YAML, जिसमें आपको देखना है आप कोड व्यू कर सकते हो पूरे टेम्पलेट का. तो VPC ID कौन सा रहेगा, ठीक है, तो डेटाबेस नेम, देन DB यूज़र का नाम, DB पासवर्ड. तो ये सारी जो चीज़ें हैं, कौन सा मशीन यूज़ करना, ये सब ये जेसन या YAML में चला जाता है.
एंड आई कैन जस्ट डिप्लॉय दिस। और अगर मुझे नया कोई सर्विस ऐड करना है, S3 वगैरह कुछ बकेट नया डालना है या जो कुछ भी करना है, तो आई कैन जस्ट सिलेक्ट दैट बकेट, ड्रैग इट ओवर हियर, और यहाँ पे वो मतलब इंटीग्रेट कर सकता हूँ। तो जैसे मैं बकेट यहाँ पे रखा तो उसका कोड ऐड हो जाता है बाय डिफॉल्ट। ओह, थोड़ा इजी नाइस। कर दिया है, मतलब पूरा डिजाइनर आपको दे दिया है कि आप अपना कोड एंड ऑल मतलब ऐसा GUI यूज करके डिजाइन करो। एंड तो जो भी आप नया बकेट पॉलिसी ऐड करना है इस बकेट के ऊपर, तो वो रखा, तो उस बकेट पॉलिसी का एट्रीब्यूट्स यहाँ पे कोड आ जाएगा। अब सिर्फ प्रॉपर्टीज के अंदर वो एडिट कर दो कि आपको क्या बकेट का प्रॉपर्टीज चाहिए। तो वो ओह, मैनेजमेंट भी बहुत इजी कर दिया है यहाँ पे। मतलब ये टेराफॉर्म का कोड वोड अपन जो लिखते हैं उतना मगजमारी नहीं है, इधर हाँ, सीधा कुछ करने का नहीं, लगाओ। सिर्फ डिजाइन करो डायरेक्टली और डिप्लॉय कर दो, और ये हो जाएगा ना। भाई, तो मैं डाउनलोड भी कर सकता है दिस डायग्राम, या फिर ये सेव कर दिया पूरा। ठीक है, इसको सेव करके, और ये जो स्टैक है, जो भी यहाँ पे, इसको स्टैक बोलते, पूरा जो टेम्पलेट रेडी हो गया समझ लो, लैम्प स्टैक लिया। तो और ये कैसा प्री डिफाइंड स्टैक्स AWS ने ऑलरेडी बना के रखे, और S3 में कहीं पर तो स्टोर्ड है। क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट्स नाम का बकेट बना के उधर रख दिया है, जो पब्लिकली अवेलेबल है। या फिर टेम्पलेट रेडी है हमारे पास, तो हम लोग S3 में कर सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं पूरा फाइल, या फिर उसका प्री डिफाइंड यूज़ करके जस्ट नेक्स्ट, यहाँ पे सिर्फ उसका पैरामीटर्स दे देना है, डेटाबेस का नाम, पासवर्ड, DB यूज़र, इंस्टेंस टाइप कौन सा चाहिए, ठीक है, कितना कोर वाला इंस्टेंस चाहिए, की नेम कौन सा है, और SSH कहाँ से करना, वो भी अगर रेस्ट्रिक्ट करना है इतना करके। प्लस इसका एक फ़ायदा ये है ये स्टैक डालने का कि यू कैन ऑल्सो रोल बैक, समझो कुछ फेल हो गया तो रोल बैक कॉन्फ़िगरेशन भी है, प्लस नोटिफिकेशन आएगा। और इतना सब करके आप जस्ट नेक्स्ट करके डिप्लॉय कर दो। ये टेम्पलेट रेडी है अभी पूरा, यहाँ पे आपको टेम्पलेट दिखेगा लैम्प स्टेक का। तो बस फिर इतना क्रिएट कर दिया तो कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है, मतलब वो इंस्टेंस क्रिएट करो, फिर उस पर लैम्प इंस्टॉल करो, तो ये सब कुछ पूरा मतलब AWS ने एक साइकिल बना के दे दिया है। ऑल्सो स्टैक स्टैक हाँ, स्टैक प्लस GCP भी यही करता है, व्हेन यू डिप्लॉय समथिंग फ्रॉम अ मार्केट प्लेस, ठीक है, या फिर आप ऐप इंजन के अंदर, ऐप इंजन में देखो हमको वो जो ऐप इंजन या क्यूबरनेटिस में जो ऑटो पायलट मोड था फॉर द क्लस्टर, ठीक है, तो वो जो बैकएंड मैनेजमेंट है फ्रॉम GCP साइड, वो लोग डिप्लॉयमेंट मैनेजर यूज करके ही करते हैं। तो बैकएंड में सब कुछ वो डिप्लॉयमेंट मैनेजर यूज करते हैं। इसके लिए तो मार्केट प्लेस सॉल्यूशन डिप्लॉय करने के लिए भी डिप्लॉयमेंट मैनेजर यूज हो रहा है। सो डिप्लॉयमेंट मैनेजर में ये है कि टेराफॉर्म या डिप्लॉयमेंट मैनेजर में यू हैव टू क्रिएट द टेम्पलेट, राइट। मतलब जैसे बेसिक अगर टेम्पलेट हम लोग लेते तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। आपका इंस्टेंस नेम, VM क्रिएटेड बाय डिप्लॉयमेंट मैनेजर, उसका कंप्यूट टाइप जोन हो गया, डिवाइस नेम बूट, फिर परसिस्टेंट टाइप चाहिए या लोकल स्टोरेज चाहिए वो लिख दिया, ठीक है। तो ये नेटवर्क्स जो है ग्लोबल नेटवर्क्स डिफ़ॉल्ट, तो ये पैरामीटर्स सारे डाल के जस्ट यू कैन क्रिएट योर दिस बेसिक इंस्टेंस। डेबियन 9 चाहिए इंस्टेंस, सोर्स इमेज कौन सा है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन करके यू कैन जस्ट इंपोर्ट योर सॉरी क्रिएट योर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें आपका YAML बनता है या जिंजा में टेम्पलेट बनता है, ठीक है। मैं डिप्लॉयमेंट मैनेजर का आपको एक ये दे दूंगा, क्या बोलते हैं, एक कोड लैब का एक ये है टास्क है पूरा। सो हाउ टू डिप्लॉय यूजिंग डिप्लॉयमेंट मैनेजर, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर उसका टेम्पलेट वगैरह बना के, कोड तो रेडी होगा, सो उतना सिर्फ डिप्लॉय करना है। ओके, सो बेसिकली जो भी आपको जैसे नया VPC बनाना है,
देन यू वांट टू प्रोविजन अ लोड बैलेंसर, कोई डेटाबेस क्रिएट करना है, सेटअप द राइट फायरवॉल, ये कोई भी सिनेरियो है रिगार्डिंग जीसीपी, डिप्लॉयमेंट मैनेजर सिर्फ जीसीपी के लिए काम करता है। वो कोई और ऐसा मल्टी क्लाउड वगैरह डिप्लॉयमेंट थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसके लिए वो लोग ने स्पिनेकर बोल दिया फॉर मल्टी क्लाउड, ठीक है। एंड सो ये बेसिकली सब कुछ पूरा एक स्क्रिप्ट में आप मैनेज कर सकते हो। एडवांटेजेस क्या है डिप्लॉयमेंट मैनेजर का, दैट जीसीपी के ऊपर आपका मल्टीपल एनवायरनमेंट्स वगैरह क्रिएट करना है, मल्टीपल इंस्टेंसेस है, ये सारा चीज़ आप कर सकते हो। पूरा डिप्लॉयमेंट ऑटोमेट हो जाता है, मॉडिफाई करना भी सिंपल हो जाता है कि स्क्रिप्ट में एक लाइन चेंज किया एंड फिर से डिप्लॉय किया तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, यू अवॉइड द कॉन्फ़िगरेशन ड्रिफ्ट, जो ड्रिफ्ट चेंजेस होता है कि बहुत बार हमसे हो जाता है कि हम लोग ने समझ लो फायरवॉल के अंदर SSH या HTTP सबके लिए ओपन नहीं करने का था, बट मैन्युअली जाके कर दिया, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन में छोटे छोटे चेंजेस करते हैं ये अवॉइड कर सकते हैं हम लोग, वो स्क्रिप्ट के थ्रू ही होगा ऐसा। प्लस मैन्युअल कॉन्फ़िगरेशन या मैन्युअल मिस्टेक्स है वो अवॉइड हो जाता है इफ़ यू यूज़ दिस डिप्लॉयमेंट मैनेजर, ठीक है। प्लस यू कैन ऑल्सो यूज एज अ वर्जन कंट्रोल फॉर योर एनवायरनमेंट, कि एक वर्जन डिप्लॉय किया पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का ही वर्जन कंट्रोलिंग कर सकते हो। एंड इसका इम्पोर्टेंट नोट टू कीप इन माइंड एक ही है, दैट इज ऑलवेज if you want to modify your resources, so always modify the resources using deployment manager only if you have created those resources using deployment manager, ठीक है। मैन्युअली रिसोर्सेज क्रिएट किया तो डिप्लॉयमेंट मैनेजर पिक्चर में ही नहीं आता है, बट आपने रिसोर्सेज डिप्लॉयमेंट मैनेजर से अगर किया है प्रोविजन, तो आप उसको मॉडिफाई मैन्युअली जाके कभी मत करो, डिप्लॉयमेंट मैनेजर से ही मॉडिफाई करो, ये गूगल रिकमेंड करता है। सो इसके क्वेश्चंस में भी ऐसे ही आता है कि मतलब इफ़ यू वांट टू अवॉइड दिस ह्यूमन इंटरेक्शन या मैनुअल इंटरेक्शन विथ योर रिसोर्सेज एंड जस्ट वांट टू ऑटोमेट द प्रोसेस, देन व्हाट टाइप ऑफ सर्विस यू शुड यूज, तो वैसे टाइप के क्वेश्चंस में यू विल हैव डिप्लॉयमेंट मैनेजर, करेक्ट। सो द फीचर्स और ऑफ डिप्लॉयमेंट मैनेजर, ये तो हो गया व्हाट टू डू विद डिप्लॉयमेंट मैनेजर, ठीक है, और व्हाट टू कीप इन माइंड व्हाइल यूजिंग द डिप्लॉयमेंट मैनेजर। अदर फीचर्स ऑफ डिप्लॉयमेंट मैनेजर्स आर, you say all the configuration is defined using a simple text file, ठीक है। टेक्स्ट फाइल में आपका YAML चलता है कि YAML में आप सब कुछ डिफाइंड कर दो, आपको VPC चाहिए, सबनेट चाहिए, डेटाबेस चाहिए, सब बना दो, ठीक है। डिप्लॉयमेंट मैनेजर सारा डिपेंडेंसीज भी अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। डिपेंडेंसीज इन द सेंस आपने उसको बोला एक VPC चाहिए, सबनेट चाहिए, डेटाबेस चाहिए, करेक्ट, तो सबसे पहले डेटाबेस नहीं बनाएगा ना। डेटाबेस का डिपेंडेंसी क्या है, इट शुड हैव अ VPC के अंदर सबनेट होना चाहिए और उस सबनेट के अंदर डेटाबेस क्रिएट होगा, तो Yes. it will create the VPC, then it will create the subnet and then the database, तो वो ऐसे डिपेंडेंसी वाइज फॉलो करके जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फीचर इज ऑटोमेटिक रिकवरी भी है इफ समथिंग गेट्स फेल्ड, ठीक है। तो ऑटोमेटिक रिकवरी या ऑटो रोल बैक, ये फीचर डिप्लॉयमेंट मैनेजर भी देता है कि अगर एरर आ गया कुछ, तो डेटाबेस का क्रिएशन फेल हो गया, तो इट वुड ऑटोमेटिकली डिलीट द डेटाबेस ऑल्सो एंड ऑल्सो द डिपेंडेंसीज, मतलब सबनेट और VPC भी डिलीट कर देगा, वो ऐसे खाली छोड़ के नहीं आएगा, मतलब ओके। देन you have version control for your configuration file, तो जितनी बार आप चेंज करोगे उसका वर्जन कंट्रोल होता रहेगा। एंड द लास्ट फीचर इज इट इज फ्री टू यूज, ओपन सोर्स ही हो गया बाय द एक टाइप से, अपने लिए प्राइवेट ओपन सोर्स, जैसा टेराफॉर्म नहीं,
तो डिप्लॉयमेंट मैनेजर इज फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कुछ भी आपका चार्ज ऑटोमेशन वगैरह का चार्जेस नहीं है। ओनली जो रिसोर्सेज डिप्लॉय होते हैं बैक एंड में, आपने इंस्टेंस बनाया, डेटाबेस बनाया, तो उन रिसोर्सेज का रनिंग चार्जेस है जो वो रिसोर्सेज का लगता है बाय डिफॉल्ट। बाकी ये यूज़ करने का चार्जेस नहीं है। जस्ट 1 सेकेंड आई एम पॉजिंग, मेरे को एक कॉल आ रहा है, आई जस्ट अटेंड दैट थोड़ा। ओके, सो दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ डिप्लॉयमेंट मैनेजर। अब डिप्लॉयमेंट मैनेजर का लास्ट एक टर्मिनोलॉजी सिर्फ समझ के लेते हैं कि उसके जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है। सो कॉन्फ़िगरेशन फाइल उसमें लगता है, राइट, द फर्स्ट थिंग। कॉन्फ़िगरेशन फाइल यानी आपका जो टेराफॉर्म का कॉन्फ़िग फाइल है, YAML फाइल या, ठीक है, तो ये सारा। सो कॉन्फ़िगरेशन फाइल फॉर अ सिंगल डिप्लॉयमेंट, जो भी आपको रिसोर्सेज डिफाइन करने हैं वो आप YAML में डिफाइन करते हो, ठीक है। देन यू हैव टेम्पलेट्स, इसमें भी टेम्पलेट्स है, ये आप ऑलरेडी एक टेम्पलेट बना के रख दे रहे हो। तो टेम्पलेट के लिए जो भी समझ लो मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है, उसमें अलग अलग टेम्पलेट्स यूज़ करना है। सो दीज आर यू कैन से रीयूजेबल रिसोर्स डेफिनेशंस। तो ये जो टेम्पलेट्स है, दिस कैन बी रिटन इन पाइथन, और पाइथन प्रिफर्ड है। और वेरी सिंपल अगर स्क्रिप्ट्स है तो जिंजा 2 जो है लैंग्वेज, वो इसके लिए रिकमेंडेड है। बाकी पाइथन तो प्रिफर्ड लैंग्वेज में आ जाता है। सो ये 2 लैंग्वेज में आप टेम्पलेट्स डिफाइन करते हो, ठीक है। देन डिप्लॉयमेंट, दिस टर्म इज यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी आपने पूरा डिप्लॉय किया है, VPC, सबनेट, इंस्टेंस, डेटाबेस, तो ये पूरा डिप्लॉयड मैनेज जो भी रिसोर्सेज है, दैट टुगेदर इज कॉल्ड एज डिप्लॉयमेंट। एंड एक लास्ट आपका है, दैट इज मैनिफेस्ट्स। सो मैनिफेस्ट्स आर बेसिकली say these are not writable, these are read only object manifest, यानी which contains your original deployment configuration। मतलब जो भी आपने टेम्पलेट्स इंपोर्ट किया, पूरा डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन बनाया, तो ये जो पूरा आपने बनाया वो इसको मैनिफेस्ट बोलते हैं। सो मैनिफेस्ट में आपका बेसिकली आ जाता है, इट इज़ यू कैन से फुल रिसोर्स लिस्ट। मतलब इसके अंदर सब आ गया, रिसोर्स लिस्ट, यानी आपका ये डिप्लॉयमेंट मैनेजर इंटरनली जनरेट करता है मैनिफेस्ट, हमको देने का ज़रूरत नहीं है। सो जैसे आपने 2-2, 3-3 चीज़ें अलग अलग देते हो ना, जैसे आपने देखो एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है तो वो YAML में दिया, जो टेम्पलेट यूज़ करना, रिसोर्स के ऊपर कुछ ऐड करना वगैरह, तो वो स्क्रिप्ट आपने पाइथन में दिया। तो ये सारी चीज़ें एक साथ मिल के मैनिफेस्ट हो जाती है कि आपको एक पूरा एक फुल्ली एक्सपांडेड रिसोर्स लिस्ट मिलेगा, जिसके अंदर आप देख पाओगे कि क्या क्या चीज़ें आपने कॉन्फ़िगर की है। देन यू कैन, तो दिस इज़ बेसिकली फॉर ट्रबल शूटिंग पर्पस। तो आप कुछ डिबग करना है, देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है और क्या चेंज करने जैसे। तो ये सारी चीज़ें हमको डिप्लॉयमेंट मैनेजर में मिलता है। एंड सो डिप्लॉयमेंट मैनेजर के साथ साथ GCP रिकमेंड करते हैं कि यूज़ क्लाउड लॉन्चर। सो क्लाउड लॉन्चर इज़ ऑलरेडी, तो पहले वो क्लाउड लॉन्चर था, जो क्लाउड लॉन्चर करके एक सर्विस था, एंड नाउ दैट सर्विस इज कॉल्ड एज क्लाउड मार्केट प्लेस। ओके, तो दिस मार्केट प्लेस वॉज अर्लियर कॉल्ड एज क्लाउड लॉन्चर। तो इसके अंदर कस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, तो जब भी हम लोग देखते हैं ये जो कंप्यूट इंजन के ऊपर वर्डप्रेस वगैरह इंस्टॉल करके मिल रहा है, तो ये मैनेज तो डिप्लॉयमेंट मैनेजर से ही होता है। मतलब सिमिलर टू आपका प्ले स्टोर वगैरह हो गया, आप डायरेक्टली कोई ऐप ले लो,
ठीक है। सो आपका जो कोई भी कमर्शियल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस का सेटअप है वो इजी हो जाता है। तो वर्डप्रेस से लेकर सैप हाना वगैरह तक सारे सर्विसेज आपको मिलेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के लाइसेंसेस भी चाहिए तो BYOL है, फ्री है, पेड है, सारे लाइसेंसेस आपको मिलेंगे। ठीक है। कैटेगरीज कितना सारा है, तो ये जो लेफ्ट साइड हमको दिखता है, दीज आर ऑल द कैटेगरीज। डेवलपर्स के लिए, डेटाबेसेस के लिए, डेटा सेट्स वगैरह जो भी आपको चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा। ठीक है। ऑल्सो यू कैन व्हेन यू यूज दिस लॉन्चर या मार्केट प्लेस, यू कैन यूज सी द कंपोनेंट्स ऑल्सो कि सॉफ्टवेयर कौन से इंस्टॉल्ड है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रिकमेंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा रहेगा वो भी बता देगा हमको। यू इफ़ यू टेक एनी काइंड ऑफ सर्विस तो उसका ओवरव्यू, उसका प्राइसिंग, ठीक है, उसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन, सपोर्ट, सब कुछ हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। So this was say cloud marketplace is basically central repository of your deployable apps. तो जो भी आप डिप्लॉय करते हो बैकएंड में डिप्लॉयमेंट मैनेजर यूज करके डिप्लॉय कर देगा। सो दिस इज योर से CI/CD बट इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड पर्सपेक्टिव कि आप नॉर्मल CI/CD में क्या करते हो, डेवऑप्स का CI/CD में यू ऑटोमेट योर एप्लीकेशन, and if you are automating your infrastructure as well with the application then it is your infrastructure as a code जहाँ पे Terraform वगैरह आता है। so इन चीज़ों के लिए आप ये सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। नाउ इसके ऊपर ये जो DevOps अप्रोच है, DevOps अप्रोच के ऊपर एक अप्रोच है दैट इज DevOps प्लस प्लस, व्हाट GCP considers that which is DevOps plus plus or also known as SRE which is Site Reliability Engineer। तो अभी ये मतलब SRE का कॉन्सेप्ट सबसे पहले GCP ने लाया। SRE जो पोस्ट अवेलेबल है राइट मार्केट में प्रोफाइल, सो हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट पहला GCP ने लाया कि SRE का टीम होता है राइट, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर्स है जो दे फोकस ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द योर एप्लीकेशन राइट, कि अवेलेबिलिटी हो गया, परफॉर्मेंस है, देन लेटेंसी है, मॉनिटरिंग है, मैनेजमेंट, ऑटोमेशन, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, SLA हैंडल करना राइट, मतलब सपोर्ट से लेकर इंफ्रा से लेकर ऐप डेवलपमेंट सारा चीज़ें वो SRE टीम कर सकता है। सो तो की प्रिंसिपल ऑफ SRE टीम वुड बी टू से द SLOs, सर्विस लेवल ऑब्जेक्टिव है, फिर सर्विस लेवल एग्रीमेंट हो गया, दे ऑल्सो शेयर द ओनरशिप विथ डेवलपर्स, SRE टीम जो है। सो इफ आई एम एन SRE, आई एम लुकिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर साइड एंड ऑल, सो आई ऑल्सो शेयर द ओनरशिप विथ डेवलपर्स, जो कोड का ओनरशिप है। ठीक है। कॉस्ट ऑफ फेल्यूर कम कैसे करना, ये भी ये टीम को देखने का काम है। यू मिनिमाइज योर मैनुअल वर्क, कितना मिनिमाइज कर सकते हो, ये भी SRE टीम देखता है। सो ये सारा चीज़ें, दीज आर द की प्रिंसिपल्स ऑफ SRE। ठीक है। तो SRE का जो मैट्रिक्स है जो GCP मतलब जिसमें उसको काउंट करता है, सो देर आर SLI, SLO और SLA। ठीक है। सो SLI इज सर्विस लेवल इंडिकेटर। So this is the, you can say, quantitative measure of quantitative measure of your services, not your application। आपकी जो सर्विस है, सर्विस लेवल सारे ऑब्जेक्टिव्स है राइट। तो क्वांटिटेटिव मेजर्स यानी आपके अवेलेबिलिटी, लेटेंसी, थ्रूपुट, करेक्टनेस, आपका एरर रेट कितना कम है, तो ये जो क्वांटिटेटिव मेजर्स है ये सारे आपको देखने, मतलब ये SRE के अंडर आता है राइट। एंड दीज आर टिपिकली एग्रीगेटेड ओवर 1 minute पीरियड।
एवरी 1 मिनट वो चेक होता है आपका लेटेंसी कितना है, अवेलेबिलिटी है या नहीं। सो ये सारे चीज़ें SLI में आता है, ठीक है। अब SLI के साथ आपको समझ लो कुछ टारगेट दे दिया, ठीक है। ये तो बेसिक मैट्रिक है। SLI जो है आपका अवेलेबिलिटी, लेटेंसी, देन ड्यूरेबिलिटी। ये जो मेजर्स है या मैट्रिक्स है, इनको मेजर करने का काम सर्विस लेवल इंडिकेटर्स हम करते हैं, करेक्ट। अभी SLI के साथ आपको कुछ टारगेट दे दिया। टारगेट यानी अभी SLI के साथ आपको बोल दिया कि दैट यू हैव टू अचीव 99.99% अवेलेबिलिटी। अब ये टारगेट मिल गया कि इतना अचीव करना है, तो SLI प्लस टारगेट इज योर SLO, सर्विस लेवल ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव एक सर्विस को लेके, राइट। यू वांट ड्यूरेबिलिटी ऑफ 99.999, 11 नाइन्स का ड्यूरेबिलिटी चाहिए। योर रिस्पॉन्स टाइम शुड बी लेस देन 1 सेकेंड अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो कौन सा प्रॉपर SLO चूज करना, कौन सी सर्विस का, ये एक SRE का काम होता है। जैसे अभी आप ही देख लो, इंस्टेंस क्रिएट करने का बहुत सारा तरीका है इन GCP, राइट। ऐप इंजन से क्रिएट कर सकते हो, मैन्युअली क्रिएट कर सकते हो कंप्यूट इंजन से, ठीक है। डिप्लॉयमेंट मैनेजर से डिप्लॉय कर सकते हो YAML का फाइल देके। तो ये 3-4 तरीके से अगर आप क्रिएट कर सकते हो, देन विच सर्विस टू यूज इन योर एप्लीकेशन, तो वो उस सर्विस का सर्विस लेवल ऑब्जेक्टिव चेक करके आप डिसाइड करोगे कि कौन सा सर्विस जब से सबसे ज़्यादा अवेलेबल है, कौन सा ड्यूरेबल है। स्टोरेज चूज करने में कौन सा ड्यूरेबल है, तो सबका अवेलेबिलिटी अलग अलग है, तो उस हिसाब से वो चूज करना। सो दैट इज सर्विस लेवल ऑब्जेक्टिव। ओके, प्लस तो यहां तक कैसा है ना, SLI दैट वाज ओनली मेजरमेंट, SLO is you go with the service according to an objective that you kept in mind while creating your deployment or resources, right, कि हमको ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, ओके। एंड से नाउ आपने वो सर्विस ले लिया, अचीव हो गया, एंड देन ऑल्सो इफ समथिंग फेल्स, करेक्ट, इट इज नॉट नेसेसरीली कि ये 100% अवेलेबल ही है ना। जब प्रोडक्शन फटता है कि कोई क्रैश हो गया सर्वर या ये जो है, तो दैट इज SLA, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, विच इज SLO प्लस कॉन्सिक्वेंसेस। कि अब अगर वो फटा तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है क्लाइंट के साथ, करेक्ट, कि अगर ये चीज हुआ, समझो आप बोल रहे हो कि इट इज अवेलेबल फॉर 99.99%, देन ऑल्सो इफ इट गोज डाउन, तो उस SLO को मीट करने का क्या कॉन्सिक्वेंस है, दैट आप कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड करते हो, राइट, कि आप पे करोगे या जो भी, मतलब इंटरनल SLAs वगैरह। तो इंटरनल SLAs और एक्सटर्नल SLAs डिफरेंट होता है। मतलब फॉर एग्जांपल GCP आपको दे रहा है 99.99 का SLA फॉर अ पर्टिकुलर सर्विस। हम, मेरे लिए कोई थर्ड पार्टी क्लाइंट होगा, बट GCP के लिए तो मैं क्लाइंट हूँ ना। मतलब जो क्या बोलते हैं, से मेरा कंपनी है, अब कैपजेमिनी के क्लाइंट्स अलग अलग है, वो डिफरेंट पार्टीज को अपना सर्विसेज दे रहा है, बट कैपजेमिनी भी उनका रिसोर्सेज कहीं पे तो डिप्लॉय कर रहा है ना, GCP या कहीं पे। तो कैपजेमिनी खुद GCP का कस्टमर है, तो GCP कैपजेमिनी को अगर 99.99% का अवेलेबिलिटी दे रहा है, तो क्या आप यही अवेलेबिलिटी अपने क्लाइंट्स, कैपजेमिनी अपने क्लाइंट्स को ऑफर करेगा क्या? फिर से सेम फॉर बताना एग्जांपल, क्वेश्चन। अच्छा इसको ऐसे लेते हैं हम लोग, एक GCP है, ठीक है। GCP हाँ हमको सर्विस लेवल एग्रीमेंट देता है, जो हम लोग ने अब तक अलग अलग सर्विसेज में देखा, राइट, कि डेटाबेस को वो जो अगर SQL के साथ गए, क्लाउड SQL, देन इट गिव्स यू 99.95%।
अगर स्पैनर यूज किया देन इट गिव्स यू 5 नाइन्स 99.999%। ठीक है। S3 यूज किया तो S3 में जो स्टैंडर्ड है उसका अवेलेबिलिटी इज 99.99%, 4 नाइन्स, बट उसका जो ड्यूरेबिलिटी है दैट इज 11 नाइन्स। ठीक है। तो ये सारी जो हम लोग ने अभी तक सर्विस लेवल एग्रीमेंट देखा है, ये हमको कौन ऑफर कर रहा है? जीसीपी ऑफर कर रहा है। ठीक है। जीसीपी सो का दिस इज ऑफरिंग टू, समझ लो, कैप जेमिनी। अब कैप जेमिनी के बहुत सारे कस्टमर्स है, करेक्ट? अभी ये कस्टमर्स का जो रिसोर्सेस है जो कैप जेमिनी हैंडल कर रहा है, कुछ भी सर्वर्स क्रिएट किया या क्यूबरनेटिस क्लस्टर या जो भी है, वो कैप जेमिनी इनके लिए सब बराबर रिसोर्सेस डिप्लॉय कर रहा है, बट वो एक्चुअली रिसोर्सेस किसके यूज कर रहा है? जीसीपी। हाँ। तो जीसीपी के। जीसीपी कैप जेमिनी को 99% अवेलेबिलिटी प्रॉमिस कर रहा है, तो आप यही अवेलेबिलिटी अपने क्लाइंट्स को प्रॉमिस करोगे क्या 99% का? नहीं। नहीं हाँ, नहीं तो नहीं, इनको कम कर आप कम देंगे। करके देंगे। तो मतलब ये कैसा, आपका और जीसीपी का एक एसएलए या एसएलओ है, एंड आपका और आपके क्लाइंट का भी एक एसएलए है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, जो आपके क्लाइंट के कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड होता है, राइट? कि अगर आपने ये एसएलए मीट, तो आपने समझो जीसीपी आपको 99.99 दे रहा है, तो आप शायद 99.95 दे दोगे कि महीने में 5-10 मिनट का डाउन टाइम चलेगा, ऐसा। या फिर सिर्फ 99.9 दे रहे हो, तो ये वहाँ पे चेक करना है। तो ये भी चेक करने का काम एक क्लाउड आर्किटेक्ट का है कि यहाँ पे जितना मिल रहा है उस हिसाब से मैं ओके। अपने क्लाइंट को दूंगा। ज़्यादा प्रॉमिस नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे वही, वो बेचने वाला रिटेल मार्केटिंग जैसा हो गया कि मुझे अगर 1 रुपये में मिल रहा है तो मैं थोड़ी 1 रुपये में बेचूंगा। हाँ। हाँ। हम्म। तो ये है कि व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट मीटिंग योर सर्विस लेवल एग्रीमेंट, ये आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन करते हो। तो आप इंटरनल जो एसएलएस है, मतलब जीसीपी और आपके साथ, वो स्ट्रिक्टर रख सकते हो, बट जो क्लाइंट को देना है उसमें थोड़ा कम करके आपको देना होगा। तब मतलब वो फिर कम करके आपने तुरंत सॉल्व करके दे दिया तो क्लाइंट को अच्छा लगेगा, बट ऐसा मतलब इसके लिए तो अभी मतलब ये जो होता है इन हम्म। सिनेरियोज में एरर बजट्स डिफाइन होते हैं, राइट? अगर बिजनेस लेवल पे देखते हैं कि एरर बजट की 100%, यानी आपका पूरा समझ लो, जो भी उनको रिलायबिलिटी ऑब्जेक्टिव दिया है जो एसआरई टीम है कि ये ऑब्जेक्टिव आपको अचीव करना है, तो ये अचीव नहीं करने पे कितना नुकसान हो रहा है उसका जो बजटिंग है वो एरर बजट में आपको डिफाइन होगा। सो इसके ऊपर ये, दीज आर नॉट द क्वेश्चन दैट दे विल आस्क इन योर एग्जामिनेशन, बट वो एसएलए एसएलओ को लेके वो क्लियर करना जरूरी है कि मतलब कैसे मैनेज होता है। सो ये इसके लिए अभी आप पोस्ट देखोगे ना, ज़्यादा करके जो प्रोफाइल्स बाहर आते हैं वो डेवऑप्स इंजीनियर वगैरह ठीक है अभी, बट एसआरई के लिए अभी ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। हाँ, यस यस। ये एरर बजट्स मतलब क्या, इसमें एरर्स सो का क्या बेसिकली करेंगे? आपके, दिस इज द कॉस्ट ऑफ फेल्यूर एरर बजट, यानी कि आप अगर फेल होते हो तो उसका आपका कंपनी को कितना कॉस्ट बेयर करना पड़ रहा है। हाँ ठीक है। आपने प्रॉमिस किया था 99.95, विच इज से ओनली समथिंग 4.5 मिनट्स इन अ मंथ, दिस इज द एसएलए। तो अब 4.5 मिनट से ज़्यादा आपका सर्विस बंद रहा, डाउन टाइम हुआ, देन कस्टमर विल क्वेश्चन योर कैपेबिलिटीज, राइट? तो वो जो एरर हुआ उसका नुकसान अपने को कितना हो रहा है, करेक्ट। दैट इज द बजट। सो वी शुड कीप अ टारगेट ऑफ अचीविंग 100% दिस एसएलओ, सर्विस लेवल ऑब्जेक्टिव, बट नहीं होता है तो क्या मतलब उसका कॉन्सिक्वेंस है, दैट इज द एरर बजट। ठीक है, हमेशा बजट मीट ओके। होना दैट इज नॉट कि होएगा ही शायद, बट वो जितना कम हो सकता है वो हम लोग करने का ट्राई करते हैं, वरना वो वही हो जाता है ना, जैसे अभी हमारा ओके। समझो ये फटा था, उसमें अभी वो 1-2 दिन का अगर लॉग्स पुश नहीं हुआ, ठीक है, तो कस्टमर तो सीधा पैसे में ही बात करता है कि हाँ, तो वो सही बात दो है। समझो दिन का डेटा लॉस हुआ तो इतना मेरा नुकसान हो गया, ये वो, तो वो एरर बजट में आ जाता है।
क्या डाउन बोल था रहे ना हो? कुछ दिन तक, बीच में हाँ हाँ, जीसीपी डाउन हो जीसीपी गया तो था ना कुछ। होते रहता है डाउन। 2 घंटे के लिए लास्ट जो डाउन हुआ था ना, दो दो 4 घंटे के लिए हुआ था। आ, और उसका एरर रिपोर्ट ये आया था कि जीसीपी का डेटा सेंटर फुल हो गया था। मतलब उसका जो दिस डेटा सेंटर है उसका क्लाउड पूरा भर गया था। मतलब वो लोग ने अभी नया सर्वर्स डिप्लॉय किया रहेगा या पुराना साफ किया रहेगा। बट वो लोग के लेवल पे फटता है, मतलब उनके इंजीनियर्स की क्या हालत होती रहेगी। हाँ। ऐसा एडब्ल्यूएस नहीं, नहीं पड़ता ना एडब्ल्यूएस ऐसा। इस लेवल पे फटा नहीं है। एडब्ल्यूएस का रिसोर्सेस बाकी सबसे ज़्यादा है। उसका डेटा सेंटर रीच, उसका रीजन्स, जोन्स एंड ऑल सारे क्लाउड से बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो ये बट डीआर नहीं चला क्या वो टाइम पे, सभी साइट में एक साथ कैसे फुल हो नहीं नहीं, गया? उनका ये जीसीपी का मतलब मेन क्लाउड प्लेटफॉर्म नहीं, जो यूट्यूब है, देन क्लाउड ड्राइव ड्राइव स्टोरेज है, तो वो स्टोरेज फुल हो हम्म। गया था। अभी इतना लोग क्या क्या अपलोड करते हैं अभी यूट्यूब पे, प्लस वो लोग ने यूट्यूब फ्री दिया हुआ है। सो उतना कुछ कितना हाँ। अपलोड होते रहता है, वो अभी पुराना पुराना सब। वो लोग ने इसके लिए अभी जितना भी है ना, ये सब मैनेज करने के लिए जीमेल भी पूरा कंटेनराइज चलता है, यूट्यूब भी कंटेनराइज्ड है। वो लोग ने नॉर्मल हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर से निकाल ही दिया उसको। हम्म। इट्स ठीक गुड। है। तो एसआरई का जो लास्ट है, दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर अ साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर। सो फर्स्ट इज हैंडलिंग एक्सेस लोड्स। ठीक है। तो जो लोड शेडिंग का काम है कि एपीआई का लिमिट्स है, तो यू सेट डिफरेंट एसएलएस फॉर डिफरेंट कस्टमर्स। कि वही जो हम लोग ने बात किया था कि अगर 99 मिल रहा है तो उसको 995 दोगे। ठीक है। समझ लो आप टाइम सीरीज डेटा हैंडल कर रहे हो एक एसआरई के लिए, कि स्ट्रीमिंग डेटा आ रहा है। ठीक है, कोई वेबसाइट से डेटा स्ट्रीम होके अपने पास लॉग्स जनरेट हो रहे हैं, तो स्ट्रीमिंग डेटा में से कुछ डेटा आप ड्रॉप कर सकते हो, बिकॉज वो कंटिन्यूस काइंड ऑफ डेटा आ रहा है आपके पास। अगर डिफरेंट डेटा है तो आप उसका डिफरेंट डिफरेंट लॉग्स जनरेट होगा। बट टाइम सीरीज का स्ट्रीम, मतलब सिर्फ टाइम आगे पीछे हो रहा है ना, तो आप एवरी सेकेंड लॉग करने से अच्छा एवरी 1 मिनट करो या एवरी 5 मिनट करो, जो आप कर दे सकते हो अपने कस्टमर के लिए। सो यू कैन ड्रॉप अ पार्ट ऑफ योर डेटा। स्ट्रीमिंग डेटा जो है एग्रीगेटिंग अगर करना है जब जिस डेटा का, तो आपका लोड शेडिंग हो जाएगा कि वो एवरी सेकेंड का कितना सारा डेटा भरेगा। तो उतना भरने का ज़रूरत नहीं। तो कौन सी चीज़ में कौन सा सर्विस लेना, वो एसआरई का काम है। देन से यू कैन रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ योर सर्विस इफ इट इज़ मैनेजेबल। ठीक है, अभी कस्टमर को लगता है जैसे अभी इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ रिकमेंडेशंस एपीआई, ठीक है, जो आपको गूगल खुद रिकमेंड करेगा सब कुछ, बराबर है, उससे अच्छा आप समझ लो आप आपके साइड से एक हार्ड कोडेड सेट ऑफ प्रोडक्ट्स ले लिया कि आपको जो चाहिए। आप जीसीपी के रिकमेंडेशन के लिए रुको, जीसीपी तो फिर रिकमेंड हमेशा हायर एंड पे करेगा, करेक्ट, कि वो बोलेगा नहीं नहीं ये सर्वर जो है इसमें ये प्रॉब्लम है, आप बड़ा सर्वर ले लो। बट वो बड़ा सर्वर शायद मुझे कॉस्ट वाइज फिजिबल ना हो, राइट। तो पेमेंट वगैरह हो गया, तो वो सारा चीज़ें हैंडल करना ये भी एसआरई के इसमें आता है। ठीक है। अवॉइड कास्काडिंग फेल्यूर्स, ये एसआरई का सबसे बड़ा काम है। ठीक है, कि अगर एक चीज़ फेल हुआ उसकी वजह से वो डोमिनो इफेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है ना, मतलब सारी चीज़ें फेल नहीं हो रही है, करेक्ट। तो ये मेंटेन करने का काम एसआरई का है। सर्किट ब्रेकर्स बनाने, जो डीकपलिंग मैकेनिज्म है कि एक चीज़ फेल हुआ तो वही चीज़ अफेक्ट होगा, बाकी सारी माइक्रो सर्विसेज अफेक्ट नहीं होंगी। ये एसआरई के बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है। प्लस पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, वो भी एसआरई करता है। ठीक है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग और आपका लोड टेस्टिंग लास्ट। ठीक है, तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आपका जो एथिकल हैकिंग हो गया,
you need to make sure it is not vulnerable to outside attack. ठीक है. और लोड टेस्टिंग यानी आपका जो ट्रैफिक आ रहा है, सो यू कैन सिमुलेट द रियल वर्ल्ड ट्रैफिक. तो जे मीटर यूज करके वगैरह जो करते हैं, जे मीटर, लोड रनर या लोकस्ट. तो अगर ट्रैफिक में सडन स्पाइक हो गया, देन योर एप्लीकेशन शुड सस्टेन. तो ये हैंडल करने का काम भी एसआरई का हो जाता है. सो इसके साथ साथ तो इसके लिए एसआरई क्यों वो लोग हायर करते ना, दैट इज यू आर हैंडलिंग दिस थिंग्स. ठीक है, फेलियर्स हैंडल कर रहे हो, टेस्टिंग भी आप कर रहे हो. देर इज वन मोर, देर इज रेजिलियंस टेस्टिंग. तो ये आपका वही जो डीआर टेस्ट हो गया कि आपका आर्किटेक्चर कितना रेजिलियंट है, कि स्ट्रेस में आपका एप्लीकेशन कैसा बिहेव कर रहा है. ठीक है. सो रेजिलियंस यानी एबिलिटी ऑफ सिस्टम टू, यू कैन से, या फिर सिस्टम का एक एक्सेप्टेबल बिहेवियर आप प्रोवाइड कर रहे हो कि अगर कुछ फेल हुआ, वन और मोर पार्ट ऑफ योर सिस्टम फेल्स, देन हाउ योर सिस्टम वुड बिहेव. ये बिहेवियर सबसे अच्छा करना, ये रेजिलियंस टेस्टिंग में आ जाता है कि आपका आर्किटेक्चर को रेजिलियंट बनाना है. सो ये सारा चीज़ें अभी इसके लिए कैसे अप्रोच ये करना, ये अब एसआरई वगैरह के अंदर आ जाता है. ठीक है. आप इसमें नेटवर्क टेस्टिंग भी इंक्लूड कर सकते हो. आपका वीपीएन अगर एक कनेक्शन फेल हुआ तो वीपीएन चल रहा है कि नहीं, ये सारा चीज़ें. इंटरनेट डाउन हुआ तो आपका आर्किटेक्चर कैसा बिहेव कर रहा है. ठीक है. कोई एक लेयर पे स्ट्रेस देके भी वो लोग चेक करते हैं. से आपने अलग अलग माइक्रो सर्विस लेयर्स डिफाइन किए. ठीक है. जीके हो गया, क्लाउड एसक्यूएल हो गया, क्लाउड स्पैनर भी यूज़ कर रहे हो, कंप्यूट इंजन भी यूज़ कर रहे हो. तो इसमें से कोई एक लेयर पे, जैसे क्लाउड फंक्शंस यूज़ कर रहे हो, अभी क्लाउड फंक्शंस इवेंट ड्रिवन फंक्शन है, तो सिर्फ वो लेयर पे आप लोड दे के चेक करो कि बाकी लेयर्स पे अफेक्ट हो रहा है या नहीं. अगर वो लेयर फेल हो गया तो बाकी लेयर्स अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे. तो ये सारा चीज़ें उसके अंदर देखना है. हाँ, तो ये एसआरई के काम में आता है. मतलब इतना तो इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट दीज आर फ्रॉम से प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव कि एक आर्किटेक्चर डिफाइन करते वक्त आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. correct. सही है. तो बस मतलब वही आज के लिए इतना है एसआरई लेवल पे.